हम लोग फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स शुरू किए थे और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़े थे कि ये आउटोट्रॉपिक होता है। आउटोट्रॉपिक का मतलब बताए थे कि जो प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाएगा। हाँ फोटोसिंथेसिस बोलते थे उस पूरे प्रक्रिया को। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कंडीशंस इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। essential requirement for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है इस पर बात करते पहले। अब रिक्वायरमेंट जो होता है वो 4 है, 4 मेनली। पहला है लाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा थर्ड है CO2 और चौथा है H2O। ये रिक्वायरमेंट्स है, ये चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल का बात करें हम तो इसके रॉ मटेरियल से तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए तो आप 4 बताइएगा, लाइट, क्लोरोफिल, CO2 और H2O। लेकिन रॉ मटेरियल का बात अगर किया जाए तो क्या क्या है, CO2 है, H2O है, ये दोनों रॉ मटेरियल है। और साइट तो बताए ही थे। इसका अगर साइट का बात कर दिया जाए कि साइट कहाँ है, कहाँ होता है, तो आप आराम से बताना क्लोरोप्लास्ट में। कल अगला दिन का क्लास में, पिछले दिन का क्लास में हम उसको क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिखाए थे, बताए थे। अब यहां पर मैकेनिज्म का बात करते हैं। मैकेनिज्म जो है उसमें 3 जो है सो घटनाएं घटती हैं। थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है भाई। मैकेनिज्म में पहला होता है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय, कर लिया जो है ना, जो घटनाएं होती हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में अभिक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको एक्सप्लेन किया था, इसको बताया था केल्विन साहब ने। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या हो गया, केल्विन साइकिल हो गया। उनका कहना था कि ये जो आपका मैकेनिज्म है इसमें आपका 2 घटना घटता है। 2 तरह की घटनाएं यहां होती हैं। पहला है लाइट रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो पहली घटना घटती है उसका नाम है लाइट रिएक्शन, जबकि जो दूसरी घटना घटती है उसका नाम है डार्क रिएक्शन। अब इन दोनों में भी क्या क्या होता है, इन दोनों में भी क्या क्या होता है, इसको हम एक प्रक्रिया, इन प्रक्रियाओं को अभी हम देखते हैं पहले। कि लाइट रिएक्शन में कम से कम 2 घटना घटती है। इसका जो इवेंट है, इसमें इवेंट जो होता है उसके लिए लाइट इसेंशियल होता है। लाइट इज इसेंशियल, पहला बात, इसीलिए इसका नाम लाइट रिएक्शन पड़ा। इसके लिए लाइट जरूरी होता है। लेकिन डार्क रिएक्शन जो होता है उसमें जो इवेंट है उसको हम अभी करते, उसके लिए लाइट इज नॉट इसेंशियल, लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। आपसे पूछेगा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर आप यही बताइएगा कि लाइट
जिस रिएक्शन के लिए आवश्यक होता है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और वैसा अभिक्रिया, वैसी प्रक्रियाएं, वैसी प्रोसेस जिसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं फोटोसिंथेसिस में होती हैं, जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, व्याख्या जो है ना प्रोसेस का, वो कैल्विन द्वारा किया गया था। ये जो आपका लाइट रिएक्शन है ये होता है इन या ऑन ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट साइट है, और क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेनम होता है वहां पर होगा क्या, लाइट रिएक्शन। इसमें आपका जो डार्क रिएक्शन है वो होता है टेक्स प्लेस इन एस्ट्रोमा में बताए थे कि फ्लूइड पार्ट जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट का, उसे ही एस्ट्रोमा कहते हैं, और उसमें ये प्रक्रिया होती है कौन भाई, डार्क रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 2 इवेंट्स होता है मेनली। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होता है सेकेंड ब्रेकेज ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसी को कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, इसको कहते फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये फोटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन विथ कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पर लाइट एनर्जी जो होता है ना वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो, केमिकल एनर्जी जो होता है सेल के अंदर, उसका नाम है क्या, एटीपी। तो यहां पर जो लाइट आ रहा था वो पड़ा सबसे पहले किस पर, ग्रेनम पर। अब ग्रेनम पर जब पड़ा तो ग्रेनम में जो आपका पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते, लाइट को एब्जॉर्ब करते। सबसे पहला घटना होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो पिगमेंट सिस्टम होता है, पिगमेंट का जो समूह होता है ग्रेनम पर, वो उसको डाल देता है किस पे बाबू, वो डाल देता है H2O पर। H2O पर डालने के कारण H2O का ब्रेकेज हो जाता है, H2O टूट जाता है, और इस घटना को कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिएगा, उस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। और एक काम और हुआ, वहां पर जो लाइट एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में, और इसको भी कहते हैं हम फोटो लाइट के कारण एटीपी का बनना, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो अगर चाहे तो यहां पर इसका भी हम लिख सकते, इस घटना को कहते लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी में, कहलाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन।
ठीक है। यहां पर अगर बात करें हम डार्क रिएक्शन में, ये सब तो आपको बताए। लाइट रिएक्शन में दो इवेंट प्रमुखतः होता है। ए में था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा में था ब्रेकेज ऑफ H2O। अब अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन का, तो लाइट उसके लिए जरूरी नहीं था। ये होता कहां था? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में जब होता है तो किसके मदद से? विथ द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। स्ट्रोमा में जो कि आपको बताए थे फ्लूइड पार्ट था किसका? क्लोरोप्लास्ट का। उसको स्ट्रोमा कह रहे थे। उसमें इंजाइम्स होता है ढेर सारा, उसके मदद से डार्क रिएक्शन होता है। अब ये जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या होता है? तो इसका अगर इवेंट का बात करें तो मेनली एक होता है, वन एज, है ना, एक ही इवेंट इसका मेन है। और वो क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है? रिडक्शन शब्द जहां भी आए, रिडक्शन का मतलब होता है तीन घटना हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का हटना। तो यहां पर ये होता घटना क्या है? रिडक्शन में क्या हो जाता है कि CO2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और बदल जाता है C6H12O6 में। इस घटना को कहते हैं रिडक्शन ऑफ CO2। ये दोनों प्रक्रियाओं को, इसको और भी कई नाम से जानते हैं हम, है ना। इसको हिल रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन को, ठीक है। और इसको भी जो है ना हम लोग बदलते हैं, लेकिन ये हम 11th में जब जाएंगे, आगे की क्लास में जब जाएंगे तो देखेंगे। फिलहाल आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस अगर कोई पूछे तो क्या है, आराम से बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो आपका प्लांट में होता है, और उसमें आपका कहां पर होता है? वो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें क्या क्या घटना घटता है भाई? तो इस चूंकि फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले बताया था कैल्विन, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कैल्विन साइकिल। और इसमें दो घटना घटता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है उसके लिए लाइट आवश्यक होता है, और जबकि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट आवश्यक नहीं होता है। आपको बताए थे कि आपका क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम होता है और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? फ्लूइडी मीडियम है, जबकि ग्रेनम जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर होता है जिस पर पिगमेंट्स पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब इसके लिए आवश्यक क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो आपका 4 में बताए थे, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए। CO2 और H2O रॉ मटेरियल्स है, और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो आपका, हम यहाँ पर बताए कि मैकेनिज्म में तीन घटनाएं घटेंगी। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो कि पिगमेंट के द्वारा होगा, दूसरा H2O टूटेगा जिसको फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और तीसरा दूसरा जो इसी में होता है H2O के टूटने के साथ साथ कि जो लाइट रिएक्शन है, सॉरी लाइट एनर्जी है, वो कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, ATP बनेगा। इस घटना को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन में दो घटना, पहला घटना लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा किसके द्वारा? पिगमेंट्स के द्वारा, पिगमेंट समूह के द्वारा। दूसरा घटना क्या घटेगा? H2O टूटेगा और ATP बनेगा। अब डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में हुआ एंजाइम्स के मदद से, और इसमें सिर्फ एक घटना घटती है। वो घटना क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन में हाइड्रोजन जो है ना CO2 के साथ जुड़ जाता है और C6H12O6 में बदल जाता है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं हम, इसके रिएक्शंस में क्या होता है। तो बात करते हैं हम रिएक्शन का। गया कि इसके लिए कोई भी लाइट जो व्हाइट हो उससे फोटोसिंथेसिस हो सकता है।
और इसीलिए अब सनलाइट ना लिख के आराम से आप लाइट लिख सकते हैं। तो कोई भी व्हाइट लाइट मतलब कि वैसा लाइट जिसमें सातों वेवलेंथ का लाइट हो, आप पढ़ते होंगे कि जो व्हाइट लाइट होता है उसमें 7 प्रकार के लाइट होते हैं, प्रकाश होते हैं, विबजियोर, है ना, आप विबजियोर पढ़ते होंगे शायद। तो वो व्हाइट लाइट जो है ना उसमें 7 प्रकार का लाइट होता है, वो सातों के सातों लाइट जो है ना वो अगर है तो उससे फोटोसिंथेसिस आराम से हो सकता है। अब इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको, क्लोरोफिल चाहिए। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होने की संभावना नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि ये CO2 क्या है भाई, गैस है, H2O वाटर है, यहां भी आपका O2 जो है ना वो गैस है, मतलब कि वातावरण में चला जाएगा। एरो देने का मतलब है ये आपका एनवायरमेंट में चला जाएगा, रुकेगा नहीं यहां। अब कुछ कुछ इसको हम बैलेंस करने का बात करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो कई तरीके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट देके करते हैं हम लोग कई बार। जब ऊपर के क्लास में आओगे तो ऑक्सीडेशन का जो है ना स्टेट देखकर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लेवल में हम ऑक्सीडेशन का जो है ना स्टेट नहीं देखेंगे, हीट एंड ट्रायल विधि से करेंगे। हीट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हीट कर रहे हैं, ठीक है, और ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें देखो हीट एंड ट्रायल में सबसे बड़ा जो होगा उसको चुनेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है यहां पर, मॉलिक्यूल सब देखो तो इसमें कितना एटम है, 3 एटम्स। इसमें कितना एटम्स है, 3 एटम्स, एटम्स है। इसमें कितना है, 6, 12, 6। तो अगर आप 6 6 करो तो 12 हो गया, 12 12 24 एटम्स। इसमें 24 एटम्स हैं, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो यहां पर 24 एटम्स। लेकिन अगर इस O2 का बात करो तो इसमें 2 एटम्स, और अगर H2O का बात करो तो इसमें कितना एटम, इसमें आपका 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, 3 एटम्स। तो क्या हुआ यहां पर, CO2 जो है उसमें 3 एटम था, H2O में 3 एटम। हमेशा एरो के पहले, आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तो आपको बताया गया होगा या बताएंगे कि एरो के पहले जो होता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। और एरो पर जो होता है वो सामान्यतः उसको पूरा करवाता है, उसको रॉ मटेरियल नहीं कहते। वो क्या करता है, वो जो रिएक्शन अभिक्रिया है उसको पूरा करवा रहा है, उसके गतिविधि को आपका प्रभावित कर रहा है, एक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है एरो के पहले वाला, मतलब आपका अगर हम खड़ा ऐसे है तो बाएं साइड में हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर देखें हम तो प्रोडक्ट जो एरो के बाद होगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि प्रोडक्ट क्या क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो आराम से बता दोगे, C6H12O6, और क्या है O2, और क्या है H2O। ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं किसका बाबू, फोटोसिंथेसिस का। और इधर जो है रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कौन कौन है, CO2 और H2O। प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट, इसी को हम ग्लूकोज कहते या कार्बोहाइड्रेट कहते। तो आप यहां पर ज्यादा अच्छा ग्लूकोज लिखना रहेगा, हम ग्लूकोज लिख देते हैं। तो आपका जो इसका मेन है आपका प्रोडक्ट, उसका नाम है ग्लूकोज। अब थोड़ा बैलेंस करने का बात हम आपको बता रहे थे, उस पर आते हैं। तो बताए थे कि बैलेंस करने के लिए अभी वर्तमान में हम लोगों का जो तो प्रोडक्ट में केवल ग्लूकोज नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट में 3 है, हाँ, ग्लूकोज, O2 और H2O। अब हीट एंड ट्रायल तरीका उपयोग करते हैं। हीट एंड ट्रायल क्या कहता है, देखिए जो सबसे बड़ा है,
हिट एंड ट्रायल में भी लोग कई तरह से करते हैं, लेकिन हमको जो फिलहाल जो आपका 70 से 80% आपको समझ में आएगा और आसानी से आप कोई क्वेश्चन को बना पाएंगे, 80 से 90% चांस है कि आप आराम से उसको बना देंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला को चुनो। अब ये जो रिएक्शन है इसमें बड़ा कौन है? तो जिसमें ज्यादा एटम होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। यहां पर देखिए इस सब में 3-3 एटम है, इन दोनों में 2 और 3 एटम है। ये जो आपका ग्लूकोज था उसमें 24 एटम्स है, अर्थात सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को ही मुखिया मान लेंगे। कहा जाता है हमारे समाज में, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मतलब जो समर्थ है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास विद्या है, जिसके पास जन है, मतलब लोग हैं, उसका दोष नहीं देखा जाता है। तो यहां भी आपका सबसे समर्थ मतलब सबसे ज्यादा कौन है यहां पर भाई? तो सबसे ज्यादा जो है ना आपका है भी, या समाज में सबसे ज्यादा वैल्यू अभी यहां पर ग्लूकोज का है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके पास लोग हैं या एनर्जी है। तो इसलिए ग्लूकोज को ही मुखिया मान लो। अब इसी के चीजों को उठाकर इधर लिख दो। देखो कार्बन यहां पर कितना एटम है? 6। यहां पर कार्बन का ग्लूकोज में कितना एटम है? 6। यहां पर कार्बन का कितना एटम है? 1। तो मुखिया के अनुसार आपको बदलना है। मुखिया में 6 था तो यहां भी 6 उठा के रख दिए, यहां से 6 उठाए और यहां रख दिए। बैलेंस करने का फिर हम बोल रहे हैं, सुनिएगा, समझिएगा। पहले क्या समझना है कि जो सबसे बड़ा रहेगा मॉलिक्यूल उसको चुनना है, सबसे बड़ा जो कंपाउंड होगा उसको रिएक्शन का चुनना है। सबसे बड़ा ये था तो इसी के अनुसार सब बदलेगा, सबको बदलना पड़ेगा। ये मुखिया में कार्बन की एटम की संख्या कितना है? 6। यहां पर कार्बन एटम की संख्या 1 था, 2 ऑक्सीजन था और 1 कार्बन था, अर्थात कार्बन में यहां समस्या है, तो इसका 6 उठा के यहां कार्बन पर गिरा दिए। अब कार्बन कितना हो गया उसका? 6 हो गया। कोई पूछेगा 6 कहां से लाए आप बोलना कि सबसे बड़ा जो आपका मॉलिक्यूल था उसमें 6 कार्बन था, उसका 6 को वहां रख दिए। अब यहां आ जाइए, यहां पर हाइड्रोजन के पास कितना है? 12। यहां हाइड्रोजन के पहले देख लो 1 है, तो आप क्या करो, इसका हाइड्रोजन को उठा के वहां रख दो। हाइड्रोजन पे जो यहां मान है उसको उठा के यहां रख दो। तो यहां पर उठाओ और रखो, तो कितना आ गया? 12। वो कहां से आया भाई? आराम से आप बताओगे कि यहां पर हाइड्रोजन जो है ना वो कितना था? 12 में था। तो यहां भी हम तो आप बोलोगे सर 6 करेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ, 6 करने पर भी हो जाएगा और आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन चूंकि यहां जितना लिखा हुआ है वो हमको यहां लिखना है। ये नियम आपको बताए हम कि जितना मुखिया के पास है उतना लिखना है। तो मुखिया के पास H12, तो यहां पर हाइड्रोजन के पहले 12 ले आए। चूंकि पीछे नहीं लिखेंगे, यहाँ जो आगे है चाहे पीछे है जहां लिखो, तो ये इसका जो पीछे है उसको यहां इस सब में आगे कर दिए, उल्टा कर दिए। अब बात देखिए, अब बैलेंस करना है हमको, तो मिला लेते हैं। कार्बन बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी, हाइड्रोजन का बात लेते या ऑक्सीजन का बात, जिसको लेना है। तो यहां पर ऑक्सीजन का बात लो, तो 6 2 जा 12, 12, 6 2 जा 12। तो इसमें 12 एटम हो गया किसका? कार्बन का। और यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन का 6 एटम। हाँ, और हम अभी ऑक्सीजन देख रहे थे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया इसमें? 2 है, 2 इसमें था और 6 आगे, आगे जो रहेगा उससे गुना करते हैं इसको, तो 6 2 जा 12। तो इसमें 12 एटम ऑक्सीजन का हो गया। और यहां पर आ जाओ, इसमें ऑक्सीजन के पीछे कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं। तो 1 जो है ना उसको 12 से गुना कर दो, आगे वाले से गुना करते हैं हम। तो यहां पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 12। तो 12 ऑक्सीजन इसमें एटम और 12 ऑक्सीजन एटम इसमें, तो टोटल ऑक्सीजन का यहां पर एटम कितना हो गया? 24। इधर देख लेते हैं, 6 यहां हो गया, काम खत्म। इसमें आ जाए, अब ये और ये दोनों बचा हुआ है। तो देखो अब समस्या कहां आ गया? आप बोलोगे सर ऑक्सीजन को मिला रहे थे तो यहां भी ऑक्सीजन है यहां भी ऑक्सीजन है, कैसे मिला है? तो जब 2 गो एटम रहेगा 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में, तो उसको छोड़ दो, सिंगल वाला को लो, क्योंकि सिंगल को बैलेंस करना आसान है।
दो आदमी अगर आपका दोस्त है या दो आदमी का अगर कहीं पर संगठन है तो उसको बैलेंस करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति का संगठन है तो उसको बैलेंस करना आसान है। कहा जाता है कि राजतंत्र जो होता है वो काफी खराब होता है, राजतंत्र काफी अच्छा था, खराब क्यों हो गया? क्योंकि उसमें हम लोगों ने कुछ गलत कुल अशुद्धियों को मिला दिया, कुछ अव्यवस्थाओं को मिला दिया। नहीं तो प्रजातंत्र में क्या होता है, वो आपका समूह होता है, और समूह जो होता है ना वो आपका कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है कि सबको एक साथ लेके चला जा सकता है। तो खैर यहां पर देखो ऑक्सीजन 2-3 मॉलिक्यूल में है तो इसको बैलेंस करना मुश्किल है। किसको आसान है? हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि एक में तो बैलेंस है, इसको तो छेड़छाड़ कर नहीं सकती, मुखिया है, और केवल बचा किसमें? H2O में। तो अब यहां से उठा के इसको बैलेंस करना है। तो पहले पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। तो 12 इधर हाइड्रोजन के पीछे 2 है और यहाँ 12 है, तो हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 12 तो हाइड्रोजन एटम यहाँ 24 है, किसके? एरो के पहले। अब इधर देख लो 24 में से यहां पर कितना आ गया? 12। तो बचा कितना भाई? 12 बचा ना, 12 24। तो 24 हाइड्रोजन यहाँ है। कैसे भैया? तो जिस एटम के पीछे होगा लिखा हुआ उसको आगे वाले के साथ गुना करते हैं। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ऊपर में 12, तो 12 दूनी 24, 24 हाइड्रोजन है यहाँ। यहाँ 12 जो है ना ऑलरेडी मुखिया के पास है, उसको तो आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो बाकी जो 12 आ रहा है उसके लिए यहां छेड़छाड़ करना पड़ेगा। और अगर 6 लिख दें तो 6 2 जा 12, तो 12 यहां भी हो गया, 12 यहां भी हो गया, 12 12 12 12 24, और यहां कितना था? 24 हाइड्रोजन बैलेंस। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब तो ऑक्सीजन जोड़े थे हम, देखो यहाँ ऑक्सीजन के बाद में 2 लिखा हुआ है, मतलब ये गुना होगा ऑक्सीजन में किसके साथ? आगे वाले के साथ। तो 6 2 जा 12, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया इसमें? 12 एटम। इसमें आ जाओ, यहाँ पर ऑक्सीजन के पीछे नहीं लिखा हुआ है कुछ, तो 1 हो जाएगा। 1 में 12 से तो कितना हो जाएगा? 12 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितना हो गया? 24। इधर आ जाइए, 24 में से 6 तो मुखिया ले लिया, तो बचा कितना? 24 में से 6 चला जाए तो बचा कितना? 28, सॉरी 18 में से 6 यहां आ गया है। कहां आ गया भाई? 6 आ गया H2O के पास, छेड़छाड़ कर नहीं सकते क्योंकि बैलेंस कर चुके थे। अब छेड़छाड़ ऑक्सीजन में कर सकते हैं यहां पर जिसको बैलेंस नहीं किए हैं। तो 18 में से 6 चला गया तो बचा कितना? 6। 18 में से 6 चला जाए तो बचा कितना? 12 करना है यहां पर। तो 6 यहां अगर हम दे दें तो 6 2 जा 12, देखो बैलेंस हो गया पूरा का पूरा। अब आप मिला के देख लो, कार्बन की संख्या यहाँ कितना है भाई? 6। यहाँ इधर कार्बन की संख्या, बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये जो आपका एरो है उसका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर हो। तो इधर कार्बन कितना? 6, इधर कार्बन कितना? 6। अब किसको लेंगे? H2O में हाइड्रोजन को लेंगे, चूंकि हाइड्रोजन एक ही में है जबकि कार्बन ज्यादा एटम में है। तो हाइड्रोजन कितना? 24। इधर इधर आ जाओ 12, यहाँ कितना? 12 12 12 24, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 6 2 जा कितना हो गया? 12, और इधर ऑक्सीजन में 12 और 1 तो कितना हो जाएगा? 12। तो कितना ऑक्सीजन इधर है? 24। इधर जोड़ लेते हैं भाई, इधर जोड़ लेते हैं। ऑक्सीजन 6 12, 6 और 12 कितना हो गया? 18 और 6 कितना हो गया? 24। एकदम बैलेंस है हमारा। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है बैलेंस करने में तो केमिस्ट्री में जो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर बैलेंस करने का के लिए हम और आसानी से इसको करेंगे और समझा देंगे। फिलहाल हमको लगता है आपको बैलेंस हो जाना चाहिए अभी आपसे। अब यहां पर हम रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बताए क्या? C6 6CO2 प्लस 12H2O लाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में 6
C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, 6O2 मतलब कि ऑक्सीजन, और H2O में 6H2O में बदल जाते हैं। ये हो गया रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा लाइट रिएक्शन वगैरह को तोड़ के दिखाते हैं। क्या बता रहे हैं? मैकेनिज्म बता रहे हैं कैसे ग्रेनम पर लाइट रिएक्शन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम जो होता है, मतलब जो पिगमेंट्स का समूह है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद डाल दिया किस पर? H2O पर। जैसे ही H2O, ये सब इसी के अंदर हो रहा होगा, पिगमेंट्स के अंदर हो रहा होगा, लेकिन बाहर दिखाने के लिए हमको इतना बाहर करना पड़ा। ठीक है, सब यहीं पर ग्रेनम के अंदर हो रहा था। ग्रेनम के अंदर में H2O टूट जाता है 2H प्लस के रूप में, हाफ O2 के रूप में, और 2 को इलेक्ट्रॉन निकल जाता है 2E माइनस। ये अब जो है ना बाहर निकला। हाफ O2 जो है, चूंकि ये गैस है, तो ये आराम से चला जाता है वायुमंडल में। तो क्वेश्चन पूछता है आपका कि फोटोसिंथेसिस में O2 जो निकलता है उसका स्रोत क्या है, कहां से निकलता है वो? सोर्स ऑफ O2 रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज, तो क्या हो जाएगा? H2O। कहां से आ रहा है वो? H2O से। किसके कारण आ रहा है? लाइट रिएक्शन के कारण। तो सोर्स ऑफ O2 इज O2, सॉरी, O2 इज H2O। ठीक है, और किस रिएक्शन में निकला ये? लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस का। अब यहां से हाइड्रोजन H प्लस जो है और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका घूमता चलता है अनाथ जैसा। कहां पर? स्ट्रोमा में। आप याद करो थोड़ा सा, हम फिर से आ रहे हैं। देखो ऐसे था, हम ऐसे बनाए थे आपको क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको बताए थे कि इसमें जो है ना ऐसे ग्रेनम होता है, ग्रेनम। ठीक है, इस तरह से ग्रेनम होता है। इन ग्रेनम्स पे पिगमेंट होता है, ढेर सारा पिगमेंट सिस्टम है। अब क्या हुआ, ये पिगमेंट्स के अलावे भी अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, तो बताए थे कि इसमें लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, मीडियम। इसी का नाम था स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और ये जो है आपका ग्रेनम बताए थे। जो बच्चे लोग शुरुआत से क्लास कर रहे हो उनको मालूम होगा। अगर शुरुआत से क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब के चैनल पे जाके इसको देख लीजिएगा। ये जो है ना ग्रेनम, यही पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। वो जो है ना H2O को तोड़ा, और तोड़ के 2H प्लस को और 2 इलेक्ट्रॉन को, चूंकि ऑक्सीजन तो भाग गया है ना, यहां से ऑक्सीजन जो है ना वो तो निकल के भाग जाएगा। कहां चला जाएगा? वो वातावरण में बोलेगा, भागेगा यहां से हड़बड़ा के, यार बहुत मुश्किल में फंसे हुए थे यार, भागा जल्दी से यहां से निकल के। अब जो बचा यहां पर, क्या क्या बच गया? बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बचा? 2H प्लस। अब ये स्टोमा में घूमता चलेगा और रोता चलेगा। ये 2H प्लस और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपका स्टोमा में घूमता चलेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन और 2H प्लस घूमता रहेगा, तब इसको जो है ना, इसके लिए एक समाज सेवी है। आप जानते होंगे अभी कोरोना में भी ढेर सारे बच्चे जो है ना वो अनाथ हो गए। इसी तरह से ये अनाथ जैसा जो है ना वो घूमता है, इसको ये ले लेता है और लेके बदल जाता है NADPH प्लस या H और H प्लस में, या तो यहां पर क्या हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉन जो है ना को लेकर घूमने वाला है, पहुंचा देता है उसके मंजिल पर। मतलब ये समाज से भी जैसा काम करता है। कौन? NADPH। NADP जो है ना वो रहता कहाँ है? स्ट्रोमा में। अब ये घटना घट रहा है स्ट्रोमा में, ध्यान रखना है। ये घटना जो घटा था ऑन ग्रेनम, ये ध्यान है, ध्यान रखिएगा, यहां तक का जो घटना घटा वो घटा कहां पर? ऑन ग्रेनम। ऐसे कर लो, ऑन ग्रेनम। ये ग्रेनम में घटा, ग्रेनम पर घटा। ठीक है, लेकिन बाकी जो घटना है ग्रेनम पर नहीं घट रहा है, अब वो स्ट्रोमा में। ये जो घटना घटा वो कहां घट रहा है? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में।
स्ट्रोमा में ये सब घटना घटा, NADPH बना। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां से जब इसके साथ जुड़ने लगता है NADPH के साथ, तो चूंकि इसके पास एनर्जी सन से आया था, सूरज का एनर्जी था, उस एनर्जी को ये छोड़ देता है, एनर्जी को छोड़ देता है। और इसी एनर्जी का उपयोग करके एक कंपाउंड बन जाता है, ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है और बन जाता है ATP। ये तो ऑक्सीजन था जो कि वायुमंडल में चला गया, ठीक है, ATP बन गया। तो देखो तो ये पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन हुआ यहां तक, ये है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या मिला आपको? पहला तो O2 मिला, और O2 चला गया, एरो का मतलब वातावरण में, इन्वायरमेंट में। और क्या मिला? NADPH, H+ या NADPH2 कह सकते। और क्या मिला? ATP। ये दोनों, ये तो चला गया टू इन्वायरमेंट, वातावरण में चला गया, ठीक है, इन्वायरमेंट में चला गया। थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है आपको? मेंट में ये दोनों जो है इसको कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। मतलब ये किसी को अब कुछ कर सकता है। इसमें से कुछ शब्द का नाम तो आपको पूरा पता नहीं चल रहा होगा, पूरा नाम भी पता नहीं चल रहा होगा, तो उसको हम अलग से कर देंगे। ये चला जाता है टू डार्क रिएक्शन। अब ये चला जाएगा डार्क रिएक्शन में। क्या बाबू, कौन जाएगा डार्क रिएक्शन में? तो डार्क रिएक्शन में जाएगा एसिमिलेटरी पावर, जो कि है NADPH के रूप में और ATP के रूप में। अब डार्क रिएक्शन कहां होगा भैया? तो ये ध्यान रखना है, ये हमेशा इन स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा में क्या होने वाला है? स्ट्रोमा में CO2 किसके साथ? ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, 2H+ के साथ जुड़ेगा, या ऐसे करो ना, शॉर्ट में करते हैं, ये आपका C6H12O6 में बदल जाता है। ये घटना घटने वाला है कहाँ? डार्क रिएक्शन में। ये है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। और इसके लिए ये जो दोनों आए हैं वो कुछ इसको देंगे, NADPH2 NADP में बदल जाता है, और 2 हाइड्रोजन जो था उसको इसको लाके दे देता है, ठीक है। हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों को तो 2H दे देता है इसको आकर। तो हाइड्रोजन कहां से आया CO2 में जुड़ने के लिए? लाइट रिएक्शन से। कौन लेके आया भाई? NADPH2। अब कहीं भी कोई के साथ भी कुछ जोड़ना हो, खास करके हाइड्रोजन तो कोई जोड़ना ही नहीं चाहता है। आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी, कि हाइड्रोजन जो है ना उसको कहते हैं कि वो रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन का मतलब देखो, यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रोमा में हुआ था तो इसको डार्क रिएक्शन क्यों नहीं कहेंगे? सर ये स्ट्रोमा में कहां पर होता है? स्ट्रोमा के अंदर नहीं हुआ, जस्ट यहां से जब निकलने लगा ना
इससे निकला ना, और निकलते ही हो गया। मतलब कि रियली में NADP से NADPH2 बनने में स्टोमा से ज्यादा ग्रेनम का हाथ है, इसलिए इसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, NADPH तब तक नहीं बन सकता है जब तक लाइट न मिले। और अगर आपको याद होगा, लाइट रिएक्शन किसको कहते थे? उस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते थे जो बगैर लाइट का नहीं हो सकता, मतलब लाइट जिसके लिए इसेंशियल है। तो ये NADPH2 बनने के लिए आपका बगैर लाइट का, लाइट से ही एनर्जी उसको मिला, इलेक्ट्रॉन आया, लाइट से ही हाइड्रोजन आया, तो बिना लाइट का ये नहीं हो सकता है। और ये होता कहाँ है? जहां पर स्ट्रोमा और ग्रेनम आपस में मिलते हैं वहां पर होता है। अर्थात ये रियली में ग्रेनम पर ही होता है। स्ट्रोमा माने ग्रेनम से निकलते ही जैसे ही हाइड्रोजन निकला, उसको पकड़ लिया कौन? NADPH2। और O2 जो निकला वो भाग गया बाहर। इलेक्ट्रॉन जो निकला ग्रेनम से, उसको पकड़ा कौन? NADPH। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि ग्रेनम से निकलते निकलते उसको पकड़ लेता है स्ट्रोमा के NADPH। स्ट्रोमा रहता कहाँ? NADPH रहता कहाँ है? स्ट्रोमा में। लेकिन वहां से जो निकलता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, उसको तुरंत ले लेता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि NADP से NADPH2 बनना लाइट रिएक्शन है, क्योंकि इसके लिए लाइट जरूरी है और इसमें ग्रेनम का रोल मेन होता है। ठीक है, अब यहां आते, अब और भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डाल सकते हो। अभी हम यहां पर आते, NADPH2 जो है वो आपका NADP में बदल गया और हाइड्रोजन दे दिया कहां? CO2 के लिए। लेकिन कोई भी संसार का नियम है, कोई भी लोड अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, भार लेना नहीं चाहता। हाँ, सरकार क्या करती है? अपने कर्मचारियों को बहाल करती है। क्यों बहाल करती है? उनको वेतन देती है। वेतन क्यों देती है उनको? कभी समझ में आता आपको? वेतन इसलिए देती है, उनको लोभ देती है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है वेतन के रूप में, ताकि वो सरकार का काम कर सके, सरकार के साथ जुड़ कर रह सके। अर्थात बिना वेतन का कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहता। आज तो ऐसे ऐसे लोभ हम लोगों को हो चुका है कि ढेर सारे कर्मचारी जिनका वेतन 70,000, 80,000, 1 लाख है, वो रो रहे हैं कि DA नहीं मिला 2 साल से। कोरोना के चलते उनका वेतन में जो महंगाई भत्ता जुड़ता है वो नहीं मिला, वो बहुत बेचैन है। हम कई बार उनको बताते या बोलते हैं, भैया जरा आप ये सोचना, आपका वेतन 80,000, 90,000, 1 लाख है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज 80 रुपया भी मिलना मुश्किल है इस कोरोना काल में, और आप DA के लिए रो रहे हैं। क्या 90,000 रुपया में दो परिवार, 4 परिवार को नहीं देखा जा सकता है? अगर 2 परिवार को, 4 परिवार को 90,000, 80,000, 70,000 पेमेंट में नहीं देखा जा सकता महीने भर में, तो जरा सोचो जो महीने में 1,000, 2,000, 3,000 रुपया कमाता है उसके परिवार का क्या होगा? तो ये जो हम लोग करते हैं, सरकार पर दोषारोपण करते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप ये सोचना कि आपको कम से कम फिक्स, मतलब निश्चित रूप में 80 से 90,000 हर महीने मिल जा रहा है, चाहे कोरोना हो, चाहे काम हो, चाहे काम न हो। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्हें कोरोना काल में न तो काम मिल रहा है, न पेमेंट मिल रहा है? तो खैर, तो किसी के साथ भी कोई जिम्मेवारी देने के लिए या किसी को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी पैसा के रूप में हो सकता है, एनर्जी भोजन के रूप में हो सकता है, एनर्जी प्रकाश के रूप में हो सकता है। एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम आपको बताए थे, एनर्जी क्या है? काम करने की क्षमता। ठीक है, काम करने की क्षमता, मतलब आपको काम करने की क्षमता देती है। और इसीलिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, कभी भी उनको घमंड नहीं होना चाहिए कि हम मालिक हैं, बल्कि उनको ये समझना चाहिए हम एक नौकर हैं, चूंकि हम पैसा लेकर काम करते हैं। अभी 1-2 दिन से वायरल है, वो आपका व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल हो चुका है, इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है कि एक DM ने एक सामान्य आदमी को तमाचा मारा। एक SDM, उसी जिला का, छत्तीसगढ़ के जिला का, सूरजपुर का SDM ने दूसरे एक सामान्य आदमी को थप्पड़ मार रहे हैं।
हमसे लोग पूछे अगर इस पे क्या होनी चाहिए, तो उन पर वही केस होनी चाहिए जो केस अगर वो व्यक्ति अगर उस डीएम को तमाचा मारा हुआ होता तो उस पर जो केस लगता वही केस उस डीएम पर लगना चाहिए, क्योंकि डीएम नौकर है न कि मालिक है। हम सरकारी नौकर हैं न कि किसी के मालिक हैं, जबकि हम अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, शहंशाह समझने लगते हैं। कुर्सी जो है ना उसका महत्व है, आपका और हमारा महत्व नहीं है। आज हम रहेंगे, कल हो सकता न रहें। तो खैर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी मिलेगा यहां पर। वो डीएम जो बहुत अपने आप को शहंशाह समझ रहा है, एसडीएम, डीएम थे और एसडीओ हैं, दोनों एक एक व्यक्ति को मारे हैं सूरजपुर में। अगर वो बहुत अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को काबिल समझते हैं, तो बिना वेतन का काम करके उनको दिखाना चाहिए ना। वो वेतन लेते हैं, और वो वेतन कहां से आता है, उसका पैसा कहां से आता है, आपके समाज से आता है, हमारे समाज से जाता है। तो नौकर को कभी भी मालिक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अर्थात सामान्य जो पब्लिक है वो मालिक है, और जो वेतन पर चल रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सामान्य कर्मचारी हो, वो सब के सब नौकर हैं। ये भाव अगर रहेगा तो समाज बहुत आगे जाएगा। खैर हम यहाँ आ रहे थे, तो इसको हाइड्रोजन को देना है, किसको, CO2 को। CO2 क्यों लेगा हाइड्रोजन को, नहीं लेना चाहेगा, इसलिए नहीं लेना चाहेगा कि कोई भी जिम्मेवारी या भार नहीं लेना चाहता। तो इसके लिए इसको एनर्जी देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, जैसा कि आजकल कर्मचारियों को दिया जाता है और वो अपने आप को काबिल समझते। अब ये एनर्जी जो है ना वो कहां से आएगा भैया, एनर्जी कहां से आएगा, तो आपको हम बताए थे कि यहां पर जो सूर्य का एनर्जी था, देखिए वो जो निकला था वो एटीपी के रूप में जमा हो गया था। वो एनर्जी जमा हो गया था किस रूप में, एटीपी के रूप में। मतलब ये एनर्जी कौन देने वाला है, एटीपी देने वाला है, और ये टूटेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एनर्जी जो है ना उसको दे देगा। तो NADPH2 और ATP देखो तो खुद इन्वॉल्व हुआ क्या रिएक्शन में, खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि कुछ चीजों को यहां से यहां पहुंचाया, मतलब कि ग्रेनम से लिया और स्टोमा में जाके CO2 को दे दिया। अब CO2 एनर्जी के चलते उसको ले लिया। हम कई बार बच्चों को बोलते हैं कि आप मेला में जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, तो आपके घर वाले अगर कोई बच्चों को धरा दे आपके साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बच्चा है, उसको आप लेना नहीं चाहते, आपको अलग से वो पैसा देते हैं, लो बाबू खर्चा इन लोग को इसके साथ होगा। तो खैर हम यहाँ थे, NADPH क्या किया, NADPH2 क्या किया, हाइड्रोजन दिया, और उसको जोड़ने के लिए CO2 के साथ एनर्जी कौन दिया, ATP दिया। अब ये दोनों के दोनों, ये ध्यान रखना है, ये बनेगा कब, ये आएगा कहां से, लाइट रिएक्शन से, ठीक है। और ये NADP कहां पर बदला, डार्क रिएक्शन में, DR में, डार्क रिएक्शन में वो बदल जाएगा किस रूप में, NADP के रूप में, ठीक है। यहां पर ATP कहां बना, लाइट रिएक्शन में, और ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां बना, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। हम सबका पूरा नाम लिख देंगे अभी नीचे में, वो ध्यान रखिएगा। तो देखो तो रियली में CO2 फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, तो पहला तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा सिंपल जो होता है वो बदल जाता है कॉम्प्लेक्स में। CO2 जो है ना सिंपल है, और वो देखो बदल गया है किसमें बाबू, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में बदल गया। तो सबसे पहली जो क्या क्या घटना घटा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया किसी के साथ, किसके साथ जुड़ा, CO2 के साथ। कहां हुआ, स्टोमा में और ग्रेनम पर। दूसरा जो घटना घटा वो क्या घटा, सिंपल कंपाउंड बदल जाता है किसमें, कॉम्प्लेक्स में। सिंपल कौन था, CO2, CO2 सिंपल है, ये देखो ये सिंपल है, सामान्य है, 3 एटम का है, और ये बदल गया किसमें, कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसमें 24 एटम है, तो सिंपल बदल गया कॉम्प्लेक्स में। ये दूसरा घटना। तीसरा जो होता है, अभी आपको हम बताए कि यहां पर एनर्जी लगता है, एनर्जी निकल नहीं रहा है बल्कि एनर्जी लग रहा है। और एनर्जी कहां लग रहा है, तो देखिए अब ये बताए डार्क रिएक्शन में एनर्जी लग रहा है,
एटीपी से एनर्जी जो है ना उसको दिया जा रहा है। तो तीसरा घटना जो घटता है इसमें वो क्या होता है, इंडोथर्मिक है। ये कैसा है भैया, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हम ऐसे लिख देते हैं इंडोथर्मिक। तो कोई पूछेगा कि आपका फोटोसिंथेसिस जो है कैसा प्रोसेस है, तो रिडक्शन होता है वहां पर। दूसरा क्या बताएंगे, उसमें सिंपल कंपाउंड या सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदलता है। और तीसरा क्या होता है भाई, थोड़ा दिक्कत लग रहा है आप लोगों को, तीसरा क्या होता है तो आप आराम से बता दीजिएगा कि उसमें एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इंडोथर्मिक, थर्मिक ये प्रोसेस है। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इंडो मतलब अंदर, थर्म मतलब टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर अंदर लगता है। साफ लगता है आप पढ़ नहीं पा रहे हो इसको। इंडोथर्मिक पता लगेगा, नहीं चल पा रहा है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। रुक जाइए, रुक जाइए, हम इसको थोड़ा सा करते, रुको यार। यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसमें यूज होगा, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब कुछ शब्द है तो ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, दो रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो हुआ, डार्क रिएक्शन में क्या क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। पहले हम लाइट रिएक्शन का बात करते हैं, ये ग्रेनम पर हुआ। और लाइट रिएक्शन में जो है ना क्या क्या हुआ भाई, तो लाइट रिएक्शन में पिगमेंट जो है ना लाइट को पकड़ा और पकड़कर उसको डाल दिया पिगमेंट सिस्टम जो है ना H2O पर, H2O टूट गया और उससे क्या क्या बना, NADPH2 बना, ATP बना और ऑक्सीजन निकल के वातावरण में चला गया। फिर हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आपका NADPH2 और ATP है उसको एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। ये एसिमिलेटरी पावर चला जाएगा डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में जो है ना क्या होने वाला है, तो CO2 का रिडक्शन होने वाला है। डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला है, सिंपल जो है ना कॉम्प्लेक्स में बदलने वाला है। डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है, मतलब कि एनर्जी का उपयोग होने वाला है। ये होने वाला है डार्क रिएक्शन में। अब कुछ शब्द है जिसका पूरा जो है ना नाम है वो हम यहाँ पर बगल में लिख देते हैं नीचे में, आप उसको देख लीजिएगा। क्या है, कोई क्वेश्चन है। लाइट इज नॉट इसेंशियल, लाइट इज नॉट इसेंशियल, इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अंधकार का रिएक्शन बोल रहे हैं क्योंकि इसके लिए लाइट नहीं चाहिए, और लाइट रिएक्शन में लाइट चाहिए, बिना लाइट का ये काम नहीं करेगा, नहीं होगा, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोल रहे थे। अब इसमें कुछ शब्द है जिसका हम फुल फॉर्म आपको बता दें ताकि आपको पढ़ने में ठीक रहे, जो यहां यूज किए हैं। हम यूज किए हैं यहां पर 2E, ई ई ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐसे लिखा हुआ अगर आपको कहीं मिलेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको O2 लिखे हैं, O2 अगर मिले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल O2 रहेगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, केवल O रहेगा तो ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, और है NADP, ध्यान रखिएगा NADP DP, इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, किसका, NADP का, ठीक है। नीचे वाला नजर आने में लगता है दिक्कत हो रहा है, डाइफॉस्फेट NADP का पूरा नाम। अब है ATP,
ठीक है, ATP, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट है, किसके साथ जुड़ा हुआ? ट्राई मतलब 3 होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें 3 फॉस्फेट होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक और है ADP। ADP का मतलब क्या है? तो A से एडिनोसिन और D से डाई और फॉस्फेट। तो यहां पर कितना फॉस्फेट है भाई? 2 फॉस्फेट। और भी कुछ शब्द है उसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। IP, स्मॉल IP, इसका मतलब है इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऑर्गेनिक समझते थे हम, कार्बन के कंपाउंड को समानतः ऑर्गेनिक कहते हैं। और यहां पर 2-3 शब्द है जिसको देख लेना है। एक LR लिखे हैं, LR का मतलब है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। एक लिखे हैं DR, इसका मतलब है डार्क रिएक्शन, रिएक्शन। और तो कुछ ऐसा नहीं है जिसको दिक्कत हो सके आपको समझने में। तो ये कुछ शब्द था पूरा। डार्क रिएक्शन में कुछ बच्चों का अभी कहना है कि डार्क रिएक्शन फिर से एक बार कर दीजिए। हम फिर से बोल दे रहे हैं, यहीं से पूरा समझ लो। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, तो आपके माथा में आ जाना चाहिए। जैसे ही कोई बोले कि लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट साइट है उसका, किसका भाई? फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस में 2 चीज होने वाला है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इन सबको एक साथ जो है ना बताया, इसके मैकेनिज्म को कौन? कैल्विन साहब ने। इसलिए इसे हम कैल्विन रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साहब का खोज भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले पिगमेंट जो कि मौजूद होता है ग्रेनम पर, वो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको H2O पर डाल देता है, जिससे H2O 2H प्लस हाफ O2 और 2E के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में टूट जाता है। ऑक्सीजन जो है ना वो तो वायुमंडल में चला जाता है, वातावरण में चला जाता है। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन का स्रोत जो है, सोर्स जो है ना, वो कौन है? तो ऑक्सीजन का स्रोत यहाँ पर H2O है। ध्यान रखिएगा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको यहां से पूछे कोई, तो आराम से बता दीजिएगा। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन है? H2O। और हुआ कहां? लाइट रिएक्शन में। अब यहां से ये जो आपका लाइट रिएक्शन में जो बना NADPH2 और ATP के लिए एनर्जी कहां से आया था? तो जो सनलाइट वाला एनर्जी जो पड़ा था, इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गया था? एनर्जी। अब उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है ना NADPH2 के साथ जुड़ने के पहले छोड़ देता है, जिससे ADP से में फॉस्फेट जुड़ जाता है और ATP बन जाता है। अब ये दोनों NADPH2 और ATP कहां से? ग्रेनम से लेकर चल देंगे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन होने वाला है, जो मुख्यतः कैल्विन साइकिल के द्वारा, कैल्विन साहब के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, इसकी व्याख्या की गई थी। ये जो लाइट रिएक्शन है वो हील साहब के द्वारा व्याख्या की गई थी इसकी। अब CO2 जो है वो आपका C6H12O6 में बदलने वाला है, अर्थात सिंपल कंपाउंड या सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदलने वाला है। इसके लिए हाइड्रोजन चाहिए, चूंकि देखो C6H12O6 में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इसके पास भी है, कार्बन इसके पास भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो वो हाइड्रोजन कौन देगा? NADPH2 देगा। NADPH2 कहां बना था भाई? लाइट रिएक्शन में। कहां से लाया था हाइड्रोजन? तो आपका H2O से लाया था।
वो हाइड्रोजन जो है ना वो दे देगा CO2 के साथ, लेकिन CO2 हाइड्रोजन लेना नहीं चाहता है, उसके लिए उसको एनर्जी देना पड़ता है। और वो एनर्जी कौन देगा? ATP। उसका भी निर्माण कहाँ हुआ था? लाइट रिएक्शन में। वो एनर्जी देगा, तो ये एनर्जी के मदद से हाइड्रोजन जो है ना CO2 के साथ जुड़ जाएगा और एक बड़ा कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है C6H12O6। अर्थात यहां पर क्या हुआ? कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा और इस घटना को रिडक्शन कहते हैं हम। हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहां पर रिडक्शन हुआ। दूसरा क्या हुआ? सिंपल कॉम्प्लेक्स में बदला। देखो सिंपल कंपाउंड था वो कॉम्प्लेक्स हो गया, उसमें एटम की संख्या बढ़ गई। तीसरा क्या हुआ? इंडोथर्मिक। देखो एनर्जी लग रहा है, तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में अगर एनर्जी लगेगा तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक। यहां पर यूज ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं भैया? कहीं भी देखो लाइट नहीं चाहिए उसको, उसको हाइड्रोजन चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरा करने के लिए यहाँ पर एंजाइम्स का समूह होता है जो इसको क्या करता है? पूरा करवाता है। तो एंजाइम्स आपको बताए थे, एंजाइम्स होता कहाँ है? स्ट्रोमा में। एंजाइम्स जो है ना इसको पूरा करवाता है। और ये डार्क रिएक्शन में या लाइट रिएक्शन में जो भी शॉर्ट फॉर्म था उसको हम यहाँ पर बता दिए। तो O2 का सोर्स कौन था? H2O। किन्हीं को अगर कुछ ना हो तो आराम से